हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। शुरू करेंगे हमारे सेशन को और आज हम 10 फरवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड तक सेशन को देखिएगा, इंटरेस्टिंग सेशन है। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को आराम से नोट कीजिएगा। पीडीएफ और मॉक टेस्ट आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, तो चेकआउट कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को। तब तक हम चलते हैं हमारे सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। भारत ने सेफ अंडर 19 विमेंस चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस टीम को हराकर जीता है? तो सेफ अंडर 19 विमेंस चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? पहली चीज तो ये इंडिया ने अपने नाम किया, फाइनल में बांग्लादेश को हराकर। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। अगर हम बात करें तो आपको नाम से ये तो समझ में आ जाएगा कि 19 साल से कम उम्र के जो प्लेयर है वो यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं। चैंपियनशिप फुटबॉल की चैंपियनशिप है, तो इंडियन विमेंस फुटबॉल टीम ने बांग्लादेश को हराकर सेफ अंडर 19 विमेंस चैंपियनशिप 2026 का हाल ही में खिताब जीता है। देखिए, फाइनल मैच जो हुआ था वो नेपाल में खेला गया, क्योंकि इस साल 2026 में इस चैंपियनशिप की मेजबानी नेपाल के द्वारा की गई थी। तो यह नेपाल में आयोजित किया गया था और नेपाल के पोखरा रंगशाला स्टेडियम में इसका फाइनल खेला गया, इंडिया और बांग्लादेश के मध्य में। इंडिया रहा विनर और बांग्लादेश हो गया रनर अप। इंडिया विमेंस फुटबॉल टीम यहां पर विनर बनी और बांग्लादेश की जो फुटबॉल टीम है वो बनी रनर अप। देखिए, लास्ट बार 2 साल में एक बार इसका आयोजन किया जाता है, तो आखिरी बार ये 2024 में इसके पहले आयोजित किया गया था। 2024 में ढाका बांग्लादेश में इसका आयोजन किया गया था। तब विनर इंडिया और बांग्लादेश थी संयुक्त रूप से। इंडिया और बांग्लादेश विनर थी संयुक्त रूप से, और इस बार इंडिया बनी विनर और बांग्लादेश बनी रनर अप। यहां पर देखिए, जो सेफ वर्ड है उसका मतलब होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। साउथ एशिया के देशों में फुटबॉल को गवर्न करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। एशिया के देशों में फुटबॉल को बढ़ावा देना, फुटबॉल की जो इवेंट है उनका आयोजन करवाना, यह साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का मुख्य कार्य है। इसकी स्थापना 1997 में की गई थी, 1997 में, और बांग्लादेश के ढाका में इसका हेडक्वार्टर है। तो सेफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप विमेंस चैंपियनशिप इसका आयोजन कहां किया गया? इस बार 2026 में नेपाल में। विनर रहा इंडिया और रनर अप बना बांग्लादेश। आगे चलिए, जापान के इतिहास में वह पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने आम चुनाव में बहुमत हासिल कर पुनः सत्ता में वापसी की है? तो जापान में अभी जनरल इलेक्शन का आयोजन किया गया था पीएम पद के लिए, और वहां पर एक बार फिर से इस इलेक्शन में जीतकर आई है और जापान की पुनः पीएम बनी है सनाई तकाइची। आंसर हो जाएगा आंसर बी। लास्ट ईयर सनाई तकाइची जापान की पीएम बनी थी 2025 में, और यह जापान की पीएम बनने वाली पहली महिला है, सनाई तकाइची। हुआ क्या था कि जब यह पीएम बनी अक्टूबर 2025 में, जापान की पहली महिला पीएम, तो इन्होंने कार्य संभालने के 3 महीने के बाद ही स्नैप इलेक्शन की घोषणा की थी। मतलब समय से पूर्व ही जनरल इलेक्शन करवा लिए जाएं, ताकि लोगों में ट्रस्ट बने पीएम के प्रति या फिर चुनाव के प्रति। तो यहां पर इन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लिया, क्योंकि ये पीएम के पद पर ऑलरेडी अक्टूबर 2025 में आ गई थी। तो इनका कार्यकाल काफी लंबा था, लेकिन इन्होंने क्या किया कि समय से पहले ही इलेक्शन की घोषणा कर दी, और यहां पर परिणाम भी इन्हीं के पक्ष में आया है। जनरल इलेक्शन में बहुत ज्यादा मेजोरिटी से इन्होंने चुनाव जीता। ये लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी इससे संबंधित है। 465 सीट्स में से 316 सीट्स इन्होंने अपने नाम की है। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार है, और यहां पर इन्होंने इलेक्शन जीता। जापान की पहली महिला पीएम लगातार इन्होंने कंटिन्यू किया है। और इनके पहले जो पीएम के पद पर थे वो थे शिगेरू इशिबा। शिगेरू इशिबा इनके पहले पीएम के पद पर थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो इसके बाद ये पीएम बनी है सनाई तकाइची, जापान की फर्स्ट फीमेल पीएम। जापान की कैपिटल है टोक्यो, और येन यहां की ऑफिशियल करेंसी है। पूर्वी एशियाई देश है जापान, समुद्र में स्थित है। नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में इसका हिस्सा देखने को मिलता है। वैसे पैसिफिक ओशियन याद रखेंगे तो भी काम हो जाएगा। तो ये जापान, कैपिटल क्या? टोक्यो। किस राज्य में पढ़ाई विथ एआई पहल लॉन्च की गई है? पढ़ाई विथ एआई, इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश सरकार ने।
नाम से आपको समझ में आ जाएगा कि एआई के माध्यम से पढ़ाई को आगे बढ़ाया जाएगा, एआई के माध्यम से पढ़ाई करवाई जाएगी। लेकिन किन को? ऐसे छात्र राज्य में जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एसएससी, बैंकिंग या फिर सिविल सर्विसेज के एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये योजना लाई गई है, पढ़ाई विद एआई। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, इन्होंने इस इनिशिएटिव को हाल ही में अनाउंस किया। उद्देश्य है कि गांव और शहर सभी के जो स्टूडेंट है उनको एक समान पढ़ाई का मौका मिल सके, एक समान उनको सारे जितने भी संसाधन है, जितने भी रिसोर्सेस है, वो अवेलेबल करवाए जा सके। तो एक एआई प्लेटफॉर्म जनरेट करवा दिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक प्लेटफॉर्म है। अब होगा ये कि जितने भी स्टूडेंट है उनकी सीखने की क्षमता के अकॉर्डिंग कंटेंट देगा ये जो एआई प्लेटफॉर्म है, ये इसका नाम रखा गया है पढ़ाई विद एआई। ठीक है, प्लेटफॉर्म के जरिए गांव और शहर के हर छात्र को समान पढ़ाई के अवसर मिले। यहां पर स्टडी मटेरियल तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही सारा गाइडेंस दिया जाएगा, काउंसलिंग की सुविधा भी इस एआई प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल रहेगी। तो पढ़ाई विद एआई ये जो एप्लीकेशन है या फिर जो प्लेटफॉर्म है, ये लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। हिमाचल प्रदेश की अगर जनरल इंफॉर्मेशन देखें, कैपिटल है हिमाचल प्रदेश की शिमला, कैपिटल है एक कैपिटल है ऑफिशियल शिमला, और विंटर कैपिटल के रूप में ये धर्मशाला को यूज करते हैं। सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, गवर्नर के पद पर हैं शिव प्रताप शुक्ला। विधानसभा सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में 68, लोकसभा की सीटें हैं 4 और राज्यसभा की सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में 3। तो यह है हिमाचल प्रदेश राज्य। ओके, अब आ जाइए आप सभी को आज का ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं। आप सभी के लिए यहां पर आज के ऑफर ऑफ द डे में कंप्यूटर का कोर्स अवेलेबल है। आपको पता होगा हर एग्जाम में कंप्यूटर के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जीएस के पोर्शन में पूछे जाते हैं, तो आपका पूरा कंप्यूटर यहां पर कवर हो जाएगा। बहुत ही इजी, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ पूरे कंप्यूटर को यहां पर कवर करवाया गया है। देखिए, आपको यहां पर वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, साथ ही साथ हर टॉपिक का पीडीएफ मिल जाएगा और आप मॉक टेस्ट भी यहां पर लगा पाएंगे। तो आप इसे ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, काफी अफोर्डेबल प्राइस में अभी के लिए आपको मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर डायरेक्ट क्लिक कीजिए, अवेल कीजिए और चेकआउट कीजिएगा एप्लीकेशन को, क्योंकि डेली करंट अफेयर की पीडीएफ और मॉक टेस्ट आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेगा। तो उसे भी चेकआउट कीजिए और कंप्यूटर के इस कोर्स को आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। शारदा नदी गलियारा परियोजना का शिलान्यास किस राज्य में किया गया? शारदा नदी गलियारा परियोजना, इसका शिलान्यास किया गया है हाल ही में उत्तराखंड राज्य में। आंसर डी। एक पूरा मतलब रिवर कॉरिडोर बनाया गया है ताकि जो टूरिज्म है उसको प्रमोट किया जा सके। तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के चंपावत जिले में टनकपुर नाम का एक प्लेस है, यहां पर शारदा रिवर के आसपास शारदा रिवर कॉरिडोर प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया, फाउंडेशन स्टोन रखा है। परियोजना टूरिज्म को, एम्प्लॉयमेंट को और रीजनल डेवलपमेंट को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यहां पर कॉरिडोर बनाया जाएगा, चंपावत डिस्ट्रिक्ट में 200 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को कवर किया जाएगा और परियोजना की लागत आने वाली है 3300 करोड़ रुपए। 3300 करोड़ रुपए से पूरे आसपास के क्षेत्रों में जो शारदा रिवर कॉरिडोर है उसके आसपास के क्षेत्रों में हर चीज को डेवलप किया जाएगा टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो रिलीजियस टूरिज्म है, पूर्णागिरी मेला लगता है इस क्षेत्र में उत्तराखंड में, इसको बढ़ावा दिया जाएगा और अदर जो राफ्टिंग जैसे गेम्स होते हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा और यहां पर युवाओं के लिए भी रोजगार उत्पन्न करने में मदद मिलेगी। तो उत्तराखंड की योजना है शारदा रिवर कॉरिडोर प्रोजेक्ट, 3300 करोड़ का प्रोजेक्ट है जिसकी आधारशिला उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रखी है। रिवर कॉरिडोर प्रोजेक्ट आपको पता है ना, एक टूरिज्म के लिए पूरे कॉरिडोर को डेवलप किया जाता है और वहां पर अलग अलग एक्टिविटीज कराई जाती है ताकि टूरिज्म आकर्षित हो और हेरिटेज कंजर्वेशन में ऐसे प्लेसेस को आगे चलकर शामिल किया जाता है। अगर हम नदी की बात करें शारदा रिवर की, तो ये नदी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसे काली रिवर के नाम से जाना जाता है और काली रिवर जो है वो उत्तराखंड और नेपाल की नेचुरल बाउंड्री को सेट करती है ना, एक नेचुरल बाउंड्री से होकर बहती है। हिमालय में नंदा देवी पुंज के पूर्वी ढलानों से काली नदी का उद्गम होता है। उत्तराखंड में बहती है इंडिया और नेपाल की बॉर्डर पर और मैदानी इलाकों में आके इसे एक नया नाम मिलता है शारदा।
और शारदा नदी आगे जाकर घाघरा या घग्गर नदी में मिल जाती है, जो कि गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज भी देखने को मिलती है, पर छोटी नदी है तो ट्रिब्यूटरीज आप छोड़ सकते हैं। आगे, दुनिया की पहली रिटेल कंपनी कौन सी बनी है जिसने 1 ट्रिलियन मार्केट कैप हासिल किया? दुनिया की पहली रिटेल कंपनी जिसने $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप हासिल किया है, यह है वॉलमार्ट इंक। अमेरिकी कंपनी है वॉलमार्ट। ठीक है, रिटेल कंपनी है, सुना होगा आपने, इसके स्टोर देखे होंगे। तो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों का जो एलिट ग्रुप है, क्या होता है, कोई भी कंपनी की वैल्यूएशन अगर $1 ट्रिलियन के ऊपर हो जाता है, मार्केट कैप $1 ट्रिलियन के ऊपर हो जाता है, तो उसे एलिट कॉर्पोरेट क्लब में शामिल किया जाता है। तो वॉलमार्ट दुनिया की ऐसी कंपनी बन गई है जो कि $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के ऊपर जिसका वैल्यूएशन है, लेकिन ऐसा करने वाली पहली रिटेल कंपनी है जो इस वैल्यूएशन तक पहुंची है। ठीक है ना, तो मार्केट वैल्यू के आधार पर अब देखिए यहां पर एक एनवीडिया भी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो वो $4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के पार है ना। लेकिन हमने यहां पर वॉलमार्ट की बात क्यों करी, क्योंकि ये अगर हम एनवीडिया की बात करते हैं ना तो ये टेक्नोलॉजी कंपनी है, चिप मेकर है, तो इसको अलग रखा जाता है, क्योंकि यहां पर हमने केवल बात की है रिटेल सेक्टर की कंपनी के बारे में। तो रिटेल सेक्टर की पहली कंपनी जो कि ट्रेडिशनल रिटेलर है, जो कि रिटेलर का ही काम करते हैं, जैसे किराना सामान, कपड़े, है ना, ये बेचने का काम करते हैं, और इनके फिजिकल स्टोर भी देखने को मिलते हैं। वॉलमार्ट के आपने देखे ही होंगे स्टोर, इंडिया में भी काफी जगह पर रहते हैं। तो ये एनवीडिया $4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा है, वर्ल्ड की सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी, $4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा। लेकिन वॉलमार्ट यहां पर बात हो रही है पहली रिटेल कंपनी। अब इसमें आप बोलोगे सर कि हम अमेजन को भी तो गिन सकते थे। अमेजन का मार्केट कैप $2.6 ट्रिलियन का है, लेकिन ये ई कॉमर्स के साथ साथ क्लाउड टेक कंपनी भी मानी जाती है। क्लाउड टेक कंपनी ऐसी जो कि कंप्यूटर सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, तो इन्हें टेक्नोलॉजी में गिन लिया जाता है। शुद्ध रूप से ये रिटेल कंपनी नहीं मानी जाती, तो इस क्रम में रखा गया है एनवीडिया को। ठीक है, एनवीडिया को क्या, सॉरी, वॉलमार्ट इंक को। वॉलमार्ट की स्थापना 1962 में की गई थी। सैम वॉल्टन इसके फाउंडर है और हेडक्वार्टर अरकानसास, जो कि यूएसए का एक प्लेस है, यहां पर इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है, तो यूएसए की कंपनी है। हाल ही में अग्नि 3 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया गया है? अग्नि 3 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है हाल ही में ओडिशा के चांदीपुर फील्ड फायरिंग रेंज से। चांदीपुर का नाम सुना होगा, ओडिशा में है। यहां से सारे जो हमारे डीआरडीओ के जितने भी मिसाइल्स है उनकी टेस्टिंग की जाती है। तो अग्नि 3 जो कि रिसेंटली एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका सक्सेसफुली ट्रायल भी अभी डीआरडीओ के द्वारा कहां पर किया गया, तो चांदीपुर फील्ड फायरिंग रेंज जो कि ओडिशा में स्थित है। आपको पता है ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, मतलब न्यूक्लियर ले जाने में सक्षम, इससे न्यूक्लियर अटैक भी किया जा सकता है। अग्नि 3 डीआरडीओ ने ही इसको विकसित किया है। किस प्रकार की मिसाइल है, तो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, मतलब सतह से सतह पर मार करने वाली अग्नि 3 मिसाइल है। इसे एक मोबाइल लॉन्चर से दागा गया है। इससे प्रूफ होता है कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम कहीं से भी मिसाइल को लॉन्च कर सकते, मोबाइल के माध्यम से, मोबाइल लॉन्चर के माध्यम से भी इसे लॉन्च किया जा सकता है। तो एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 3000 से 3500 किलोमीटर तक देखने को मिलती है, अग्नि 3 की। ठीक है, पेलोड 1.5 टन मतलब 1500 किलो तक का भार उठा सकती है, 1.5 टन का पेलोड ले जाने में सक्षम है। मॉडर्न नेविगेशन और जो गाइडेंस सिस्टम है वो इसमें लगा हुआ है और सबसे सटीक मार करती है। और अगर इसकी पेलोड तो आपको समझ में आ गया कि 1500 किलोमीटर तक का वेट ले जा किलोग्राम तक का वेट ले जा सकती है। स्पीड देखे ना तो मैक 15 तक इसकी स्पीड देखने को मिलती है। जो ध्वनि की गति है उससे 15 गुना ज्यादा इसकी स्पीड देखने को मिलती, मैक 15। ठीक है, तो अग्नि 3 कैसी मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, जिसका सफल परीक्षण किया गया है कहां पर, ओडिशा के जो चांदीपुर फील्ड फायरिंग रेंज है वहां पर। आगे आते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ। यह डिफेंस सेक्टर में काम करने वाला भारत सरकार का उपक्रम है ना। सेना के लिए हथियारों का निर्माण करना, मिसाइल्स का निर्माण करना इसका काम है।
मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये कार्य करता है। 1958 में स्थापना हुई, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और समीर वी कामत इसके अध्यक्ष के पद पर है। कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया, इसके नए अध्यक्ष बने हैं कार्डिनल पूला एंथोनी। कार्डिनल पूला एंथोनी आंध्र प्रदेश से आते हैं। इनको हाल ही में कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया का नया हेड नियुक्त किया गया और इस पद पर हेड नियुक्त किए जाने वाले ये पहले दलित नेता है। 2 साल ये इस पद पर रहेंगे कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में। आपको पता है इनके पहले अभी केरल के आर्क बिशप एंड्रयूस थजाथ इस स्थान पर थे, मतलब इनको रिप्लेस किया है कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में कार्डिनल पूला एंथोनी ने। इन्हें कार्डिनल की उपाधि, जैसे हिंदू धर्म में आचार्य होते ना, वैसे क्रिश्चियन धर्म में कार्डिनल एक पद होता है। इसकी उपाधि 2022 में उस वक्त के जो पॉप थे ईसाई धर्म के, पॉप फ्रांसिस है ना, वेटिकन सिटी में जो रहते हैं, तो उन्होंने इनको कार्डिनल की उपाधि दी थी। ये एक उपाधि है, पूला एंथोनी इनका नाम। आंध्र प्रदेश से आते हैं। 2022 में पॉप फ्रांसिस ने इन्हें कार्डिनल बनाया था। जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश के इनका कुर्नूल में, और कार्डिनल बनने वाले पहले दलित और पहले तेलुगु व्यक्ति भी जो आंध्र प्रदेश से आते हैं। अब आप बोलेंगे सर ठीक है, लेकिन संस्था क्या करती है? अगर हम कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया की बात करें तो ये संस्था क्या है? इंडिया में जो कैथोलिक चर्चेस है ना, उनकी हेड बॉडी है, मतलब एपेक्स बॉडी के रूप में, सर्वोच्च संस्था के रूप में ये काम करती है। भारत में 2 करोड़ ईसाई, उन सभी जो कैथोलिक ईसाई है उनका प्रतिनिधित्व करती है और चर्च से संबंधित जितने भी रीति रिवाज है, जितने भी लॉ हैं, उन सभी के मामलों को देखती है और उनके लिए पॉलिसीज मेकिंग का काम करती है कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया। तो 1944 में स्थापना हुई, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। इजी, चलो आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल एफपीआई लाइसेंस किस बैंक ने जारी किया? इंडिया का पहला पूर्णतः डिजिटल एफपीआई लाइसेंस, ठीक है। एफपीआई का मतलब होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। इनके लिए जो लाइसेंस है पूरी तरीके से डिजिटली, इसे लॉन्च किया है हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने। ओके, तो कोटक महिंद्रा बैंक पहला ऐसा कस्टोडियन बन गया है जिसने बिना किसी फिजिकल पेपर वर्क के सिर्फ ई सिग्नेचर के जरिए एफपीआई लाइसेंस को जारी किया, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। अच्छा देखो, पहले तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर समझो कि ये क्या होता है। भारत में निवेश करने के लिए हमारे इंडियन शेयर मार्केट में जो निवेश करते हैं, हमारे यहाँ जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होते हैं। लेकिन हमारी शेयर मार्केट में काम करने के लिए इनको लाइसेंस चाहिए, सही है। अभी तक ये जो लाइसेंस का वर्क था ना, ये पेपरली होता था, मतलब पेपर वर्क था। कोई व्यक्ति इंडिया आता था, वो साइन करता था, गवर्नमेंट जो विभाग है उनमें जमा करता था, किसी बैंक में है तो वहां जमा करता था, आरबीआई वगैरह में, एसबीआई वगैरह में। तो इस तरीके से काम चलता था, मतलब पूरी तरीके से ये फिजिकल वर्क होता था। लेकिन अब इसको हटाकर किया गया है पूरी तरीके से डिजिटल। सेबी का एक नियम लागू हुआ था जनवरी 2026 में इसी साल, यूनिफाइड डिजिटल वर्क फ्लो, है ना। इसी के तहत, क्योंकि यूनिफाइड डिजिटल वर्क फ्लो सेबी ने लागू किया है कि आप इस तरीके से भी डिजिटली किसी का साइन लेकर डिजिटली किसी का लाइसेंस बना सकते हो, भले ही वो विदेश के बाहर भी क्यों नहीं बैठा है ना। कोई पोर्टफोलियो इन्वेस्टर अगर इंडिया के बाहर भी है तो डिजिटली उसके आप सारे डॉक्यूमेंट्स बनाकर उसका लाइसेंस बना सकते हो। तो जब इसने लागू किया तो अभी कोटक महिंद्रा बैंक पहला ऐसा बैंक बन गया जिसने कि फिजिकल पेपर वर्क के बिना ही केवल ई सिग्नेचर लेकर, व्यक्ति विदेश में ही बैठा है, ई सिग्नेचर लेकर उसका एफपीआई लाइसेंस जारी किया है। कोई संस्था हो सकती है या कोई व्यक्ति हो सकता है। पहले ही 2 एफपीआई जो एफपीआई लाइसेंस है सफलतापूर्वक जारी किए हैं डिजिटल मीडियम से। किसने? कोटक महिंद्रा बैंक ने। कस्टोडियन जो किसी निवेशक के जो परिसंपत्तियां होती है ना, उसका संरक्षक होता है कस्टोडियन, ठीक है। तो एफपीआई भी समझ में आ गया, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, है ना। इंडियन शेयर मार्केट, बॉन्ड्स, अदर सिक्योरिटीज में निवेश करने की इनको अनुमति मिलती है अगर इनके पास लाइसेंस होता है। तो ये होता है एफपीआई लाइसेंस। कोटक महिंद्रा बैंक स्थापना हुई थी 1985 में। 2003 में कमर्शियल बैंक बन गया था। उदय कोटक इसके फाउंडर है, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। एमडी और सीईओ के पद पर अशोक वासवानी देखने को मिलते हैं।
कोटक महिंद्रा। सेबी, क्योंकि सेबी का नाम आया, ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है ना, सेबी को कहा जाता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भारत में शेयर मार्केट को रेगुलेट करने वाली संस्था है, एक स्टेचुरी बॉडी है। हालांकि इसकी स्थापना 1988 में हो चुकी थी, 1988 में, लेकिन इससे एक वैधानिक निकाय बनाया गया था 1992 के एक्ट के माध्यम से। स्टेचुरी स्टेटस 1992 में मिला था इसको एक एक्ट के माध्यम से। मुंबई में हेडक्वार्टर है। तुहिन कांत पांडे सेबी के वर्तमान में चेयरमैन के पद पर हैं। एंटी स्मगलिंग डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? हर साल एंटी स्मगलिंग डे मनाया जाता है 11 फरवरी को इंडिया में, है ना। इंडिया का डे है, इंडिया में मनाया जाता है क्योंकि इंडिया में जो फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसे कहा जाता है फिक्की, है ना, इसके और कमिटी अगेंस्ट स्मगलिंग एंड काउंटरफिटिंग एक्टिविटीज डिस्ट्रॉइंग द इकोनॉमी, है ना, इसके इन दो संस्थाओं के द्वारा इसे शुरू किया गया। मतलब संस्था यही है, एक ही है, फिक्की का एक बोल सकते हैं पार्ट है जिसके द्वारा इसे शुरू किया गया था। तो केवल इंडिया में मनाया जाता है एंटी स्मगलिंग डे। उद्देश्य क्या है? सीमा पार से जो स्मगलिंग होती है उसे रोकना, उसके लिए लोगों में अवेयरनेस फैलाना, और इकोनॉमी को ये जो डेंट देते हैं, इकोनॉमी को जो डिस्ट्रॉय करते हैं, उसके प्रति लोगों को जो आर्थिक चुनौतियां उससे निपटना और लोगों को इसके प्रति अवेयर करना, यह उद्देश्य है एंटी स्मगलिंग डे को मनाए जाने का। 11 फरवरी को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत की गई थी 2022 में। इंडिया में मनाया जाता है, ध्यान रखना, नेशनल एंटी स्मगलिंग डे है। 11 फरवरी को इसकी ऑफिशियल थीम नहीं आई है, तो हमने थीम की बात नहीं की। तो एंटी स्मगलिंग डे 11 फरवरी को मनाया जाता है, इस बार 2026 में यह मनाया गया है। ओके, 11 फरवरी को ही इंटरनेशनल डे ऑफ विमेंस एंड गर्ल्स इन साइंस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये दो डे हैं, एक तो इंडिया में है नेशनल एंटी स्मगलिंग डे, और एक इंटरनेशनल लेवल पर है इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। ये भी कब? 11 फरवरी को। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, भारत में एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने वाला पहला पोर्ट कौन सा बना है? इंडिया में एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने वाला पहला पोर्ट बना है वीओ चिदम्बरनार पोर्ट। कहां पर देखने को मिलेगा? तो यह देखने को मिलेगा भारत के तमिलनाडु राज्य में। एंटी ड्रोन सिस्टम होता क्या है, इसको समझो। देखिए, पोर्ट पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगा दिया, अगर कोई भी ड्रोन आता है तो उसको डिटेक्ट करने का काम एंटी ड्रोन सिस्टम करता है। अब तमिलनाडु का एक पोर्ट है जिसका नाम है वीओ चिदम्बरम, और इसी पोर्ट की जो अथॉरिटी है वो वीओ चिदम्बरनार पोर्ट अथॉरिटी है। भारत का पहला पोर्ट जहां पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया गया। उद्देश्य सिंपल सा है, किसी प्रकार की स्मगलिंग को भी रोका जा सकता है ना, जो किसी ड्रोन के माध्यम से हो। अभी हमने स्मगलिंग डे भी पढ़ा है। तो एंटी ड्रोन सिस्टम का उपयोग इलीगल ड्रोन्स को डिटेक्ट करना, ट्रैक करना और उन्हें न्यूट्रलाइज करना, खत्म करना, डिटेक्ट करना और उनको खत्म करना, ट्रैक करना कि भाई किस उद्देश्य से आए, किस प्रकार के ड्रोन है, और फिर उनको न्यूट्रलाइज करना। इससे क्या होता है? स्मगलिंग भी रोकी जा सकती है, और एंटी जो सिक्योरिटी वर्क है इंडिया के खिलाफ, जो भी सिक्योरिटी के खिलाफ ऐसे काम है उनको भी रोका जा सकता है। हमारी सुरक्षा को जो डेंट दे उनके खिलाफ भी जो काम होते हैं उनको रोका जा सकता है। तो ये एंटी ड्रोन सिस्टम है, इंडिया में पहली बार किसी पोर्ट पर लगाए गए हैं, और यह है वीओ चिदम्बरनार पोर्ट। कहां देखने को मिलेगा? तो यह पोर्ट है तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, तमिलनाडु के तुत्तुकुड़ी नाम के प्लेस पर। आगे आ जाए, उद्देश्य समझ में आ गया। पोर्ट सिक्योरिटी, कार्गो सेफ्टी, नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी को मजबूत करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इजी। तो यहां पर 10 फरवरी के हम सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को हमने समझ लिया। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। भारत से किसे ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया है? तो यह दिया गया है रोबल नागी को, रोबल नेगी। आगे आते हैं, 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना? तो यह हो जाएगा अलवर, राजस्थान। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने अलग एल्डरली बजट की घोषणा की है बुजुर्गों के लिए? तो इसकी घोषणा करने वाला राज्य है एल्डरली बजट
केरला स्टेट। आगे आ जाते हैं। इसके बाद आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता? तो यह जीता है इंडिया ने। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है चीन के किंगदाओ शहर में। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने अर्जेंटीना स्थित माउंट एकांकागुआ के लिए संयुक्त पर्वतारोहण अभियान को हरी झंडी दिखाई है। माउंट एकांकागुआ किस महाद्वीप की पर्वत चोटी है? तो यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है। अभ्यास वायु शक्ति 2026 किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है इंडियन एयर फोर्स से। वर्ल्ड पल्सेस डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? वर्ल्ड पल्सेस डे हर साल मनाया जाता है 10 फरवरी को। प्लास्ट इंडिया 2026 प्रदर्शनी का आयोजन कहां किया जा रहा है? प्लास्ट इंडिया 2026 प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में। और हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं नवीन कुंडू। ये हमारे सारे करंट अफेयर कल के सेशन के थे, रिवाइज हो जाते हैं। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल 32 में उल्लेखित है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की यहां पर बात की गई है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम है परुष्णी। और इंग्लिश चैनल जिन दो देशों को अलग करता है वो है इंग्लैंड और फ्रांस, इनके बीच में है इंग्लिश चैनल। तो ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। सेबी का मुख्यालय कहां स्थित है? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तीनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट में कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चेकआउट करो एप्लीकेशन को, क्रेजी जीके ट्रिक को, वहां पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, मॉक टेस्ट मिल जाएगा, कलेक्ट कीजिएगा। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।